वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग, शक्तियां एवं कार्य। पिछली क्लास में हमने निर्वाचन आयोग के विषय में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात की थी। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आपने जाना कि एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष एक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसी से रिलेटेड है। तो एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था को भारत का निर्वाचन आयोग कहा जाता है। वर्तमान में ये 3 सदस्य हैं, हमने आपको बताया था 3 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति चाहें तो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये तीनों ही जो सदस्य होते हैं इनकी शक्तियां समान होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो 3 सदस्य हैं इसमें सभी की शक्तियां समान हैं। ये गौर करने के लिए आपको देखना है कि सभी शक्तियां, सभी की पावर्स समान हैं। इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके पास में कोई वीटो पावर नहीं है। निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयोग किया जाता है, यानी या तो सर्वसम्मति से निर्णय होता है। इसमें 2 तरीके से, या तो सर्वसम्मति यानी सब सहमत हों तो ठीक है, या बहुमत, अगर सभी लोग एक निर्णय पर नहीं है तो जिधर 2 हो जाएंगे। 3 में बहुमत का मतलब है जिधर 2 लोग हो जाएंगे, चाहे वो निर्वाचन आयुक्त हों और चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों, इनमें से कोई भी 2 जिधर हो जाएंगे वो निर्णय होगा बहुमत के आधार पे, या फिर सभी सहमत हों। इन सभी के वेतन एवं भत्ते जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट को जो है वेतन भत्ते मिलते हैं, वही वेतन भत्ते इन्हीं के जो है लिए होते हैं। सबको समान ही वेतन तीनों को जो है समान वेतन भत्ते मिलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। हटाने की प्रक्रिया को भी हमने देखा कि जो चीफ हैं उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जाता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और जो अन्य हैं, अन्य को भी हटाना उतना आसान नहीं है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जब सलाह देते हैं तब राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं। तो इतनी बातों पर हमने डिस्कशन कर लिया था। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है और उसकी क्या क्या पावर्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। निर्वाचन आयोग के पास में 3 प्रकार की शक्तियां हैं, 3 प्रकार के कार्य करता है। देखिए कौन कौन से कार्य करता है निर्वाचन आयोग। 3 प्रकार के। कुछ काम इसके आप एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं, यानी प्रशासनिक कार्य, जैसे चुनाव करवाना है, परिसीमन करवाना है परिसीमन आयोग के द्वारा, ये सब कार्य प्रशासनिक में आते हैं। स्टाफ नियुक्त करना है, बहुत से कार्य आते हैं। अधीक्षण, नियंत्रण और दिशा निर्देशन, ये सब प्रशासनिक कार्य आते हैं। कुछ इसके सलाहकारी कार्य हैं। सलाहकारी कार्यों में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ सलाह देते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए भी जो अन्य वाले होते हैं उनको हटाने की सलाह भी देते हैं राष्ट्रपति को। और संसद के चुनाव में जो सदस्य होते हैं उनकी निर्हरता, यानी वो किन ग्राउंड्स पे अयोग्य सिद्ध किए जाएंगे, इसके संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और विधायकों के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो कुछ इनकी जो है सलाहकारी शक्तियां हैं। जैसे किसी प्रदेश में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो 1 साल के बाद में वहां पर चुनाव होने की कंडीशंस आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, इसकी सलाह भी चुनाव आयुक्त देते हैं। तो ये सलाहकारी शक्तियां हैं इनके पास। और कुछ इनके पास जो है वो अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। अर्ध न्यायिक यानी न्याय करने की भी शक्तियां हैं। अर्ध इसलिए क्योंकि ये न्यायालय नहीं है, ये दूसरी बॉडी है, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ न्याय करने की पावर है, इसीलिए इनको अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। किस संदर्भ में ये न्याय करते हैं? चुनाव के जो विवाद होते हैं, जैसे
चुनाव चिन्ह को लेकर के विवाद है, परिणाम को लेकर विवाद है, इस तरह के कोई विवाद होते हैं तो आपको हमने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हैं। इसका मतलब है उन चीज़ों को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आप इसी के अंतर्गत रहेंगे। यानी निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है, वो इन चीज़ों का फैसला करता है। जैसे चुनाव चिन्ह को लेकर के कोई विवाद हो गया दो लोगों के बीच में तो उसका निपटारा यही करेंगे और इनके निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि कुछ ग्राउंड्स हैं उन पे आप जा सकते हैं। तो प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक तीनों प्रकार के कार्य करते हैं। अब चलिए हम कुछ प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं कि कौन कौन से ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो है चुनाव कराना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से चुनाव कराता है। तो पहला काम तो यही है, चुनाव कराना। कौन कौन से चुनाव कराते हैं ये निर्वाचन आयोग? दो निर्वाचन आयोग की चर्चा आपने देखी थी पिछले क्लास में। जिसको हम निर्वाचन आयोग कह रहे हैं ये भारत का निर्वाचन आयोग है। प्रत्येक राज्य में राज्य का निर्वाचन आयोग होता है जो कि पंचायतों और नगर पालिकाओं का इलेक्शन करवाता है। ये कौन सा इलेक्शन करवाते हैं? तो ये राष्ट्रपति का इलेक्शन कराते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति इनका इलेक्शन कराते हैं। इनके इलेक्शन की अधिसूचना भी निर्वाचन आयोग जारी करते हैं और पूरे निर्वाचन का अधीक्षण करना, कंट्रोल करना और दिशा निर्देशन करना, यानी सुपरिटेंडेंस की पावर, कंट्रोल की पावर और जो है दिशा निर्देशन की पावर, ये सब कुछ शक्ति इन्हीं के पास होती है। दूसरे जो इलेक्शन है वो संसद के चुनाव, और तीसरे जो हैं वो राज्य विधानमंडल के चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव। तो ये जो है चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। संसद के जो सांसदों के लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और यहाँ पर राज्य की विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, विधान परिषद के, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के। तो ये सब इलेक्शन ये कराते हैं और ये संसद के संदर्भ में जो अधिसूचना होती है वो राष्ट्रपति जारी करते हैं। राज्य के संदर्भ में विधानमंडल में अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन उसके बाद तिथियों के निर्धारण से लेकर के और परिणाम तक पूरा कार्य जो है वो चुनाव आयोग करता है। तो यहाँ पर ये है चुनाव कराना। क्या क्या करते हैं ये सब चुनाव की तिथियाँ तय करना, तिथियाँ तय करने से लेकर परिणाम तक, मतगणना परिणाम तक ये क्या क्या काम करते हैं? अधीक्षण का काम करते हैं। अधीक्षण करना, अधीक्षण मतलब सुपरिटेंडेंस, नियंत्रण करते हैं। यही पूरा नियंत्रण का काम इन्हीं के जिम्मे होता है, यानी कंट्रोल एवं दिशा निर्देशन। दिशा निर्देशन का कार्य भी यही करते हैं, यानी कि डायरेक्शन। तो ये है चुनाव कराने का कार्य। तो एक तो ये कार्य इनका है, चुनाव करवाना। अब यहाँ पर देखिए इनके अलावा कौन से चुनाव बचे? केंद्र सरकार का चुनाव हो गया, संसद के चुनाव में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद के चुनाव हो गए। इसके बाद में कौन से चुनाव देश में बचते हैं? इसके बाद में 2 इलेक्शन और बचते हैं इसके नीचे के स्तर में, और यहीं पे आप लिखेंगे नोट करके। इसके बाद जो आपके इलेक्शन बचते हैं वो बचते हैं पंचायतों के इलेक्शन, पंचायत, और बचते हैं नगर पालिका। तो इसके चुनाव कौन कराता है? इसके चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। और पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वह अलग होता है और वो सिर्फ ये 2 इलेक्शन कराता है, ये वाले 2 इसके जिम्मेदारी में है। यहाँ भारत के निर्वाचन आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अलग है।
तो भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य के निर्वाचन आयोग कौन कौन से इलेक्शन कराते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा चुनाव का एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए। भारत में किस प्रकार का जो है प्रतिनिधित्व अपनाया गया है लोकसभा में और विधानसभा में, तो उसको अगर आप कहेंगे तो उसे कहेंगे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। देखिए एक शब्द आता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसका मतलब होता है हर क्षेत्र से एक व्यक्ति प्रतिनिधि बन करके आए। तो जैसे ये इंडिया है, ये आपका भारत है, तो लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो वहाँ पे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का पालन किया जाएगा। चाहे वो जब किसी स्टेट का विधानमंडल का इलेक्शन होगा तब भी वहाँ पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का पालन किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं भारत को उतने भागों में बांट दिया जाए और प्रत्येक भाग को एक निर्वाचन क्षेत्र कहा जाए। यानी कि इस तरह इंडिया को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए। कितने क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए? जितनी आपकी लोकसभा में सीटें हैं। आप कमेंट करके हमें बताएं कि वर्तमान में भारत में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। जितनी सीटें हैं भारत को उतने छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाए। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा, यानी हर निर्वाचन क्षेत्र में कैंडिडेट खड़े होंगे और यहाँ से एक सदस्य चुना जाएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य। तो इससे क्या होगा? हर एक क्षेत्र से एक एक सदस्य लोकसभा में पहुँच जाएगा और चूंकि हर क्षेत्र का एक प्रतिनिधि पहुँच जाएगा इसीलिए इसको क्या कहा गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। और यही तरीका स्टेट में अपनाया जाता है। जब हम किसी एक स्टेट का चुनाव कराते हैं जैसे यूपी का, तो यूपी को भी उतने छोटे छोटे टुकड़ों में निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितनी कि वहाँ की विधानसभा में सीटें हैं और फिर हर एक क्षेत्र से एक उम्मीदवार को चुन लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। भारत में ये सिस्टम अपनाया गया है। तो ये जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है क्षेत्र को, चाहे वो लोकसभा यानी संसद के चुनाव में हो और चाहे वो आपके स्टेट के विधानमंडल में हो, तो ये काम कौन करता है? ये कार्य भी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। और एक इसके साथ में आयोग है, परिसीमन आयोग बनाया गया। परिसीमन आयोग ये कार्य करता है, लेकिन परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। तो ये जिम्मेदारी इसी के लिए है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, ये इसका दूसरा काम है निर्वाचन आयोग का ही। कैसे होता है? निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जो होता है वो एक एक्ट है, उस एक्ट को कहते हैं परिसीमन आयोग अधिनियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो उस एक्ट का नाम है परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। 1952 में ये एक्ट लाया गया था और इसी एक्ट के तहत एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है और उस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जो होती है उसी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा क्या बनता है? इसके द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट आयोग है, क्योंकि क्षेत्रीय जो ये प्रतिनिधित्व है इसकी पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है और ये जो क्षेत्र हैं इन पे डिपेंड करता है इलेक्शन। और ये एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि बहुत सी पार्टियां और बहुत से लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि जो क्षेत्रों का निर्धारण है वो इलेक्शन को भी डिसाइड कर सकता है।
हम जब इस आयोग को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से अगर क्षेत्र को सही तरीके से ना बांटा जाए तो किसी एक पार्टी के पक्ष में इलेक्शन ले जाने की संभावना बन जाएगी। तो परिसीमन आयोग पे हम बात करेंगे। वोटर लिस्ट जो होती है, जिसको मतदाता सूची कहते हैं, वो कौन बनवाता है? तो वो भी कार्य जो है इन्हीं को दिया गया है, चुनाव आयोग को। तो अगला इनका जो इम्पोर्टेंट काम है वो है मतदाता सूची तैयार करवाना। मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र। तो मतदाता सूची क्या होती है? मतदाता सूची हमने आपको एक आर्टिकल बताया था, देखिए आर्टिकल 326, इसमें कहा गया था कि जो संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया कि वयस्क मताधिकार होगा, और स्पष्ट इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति वयस्क है, वयस्कता की आयु इसमें क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु जो भी प्राप्त कर चुका है, यदि वो विकृत चित्त नहीं है, यानी पागल नहीं है, या किसी अधिनियम के अधीन वो भ्रष्टाचार या अपराध के द्वारा निर्योग्य नहीं ठहराया गया है, तो वह व्यक्ति अपनी जो वहाँ के मतदाता सूची है उसमें अपना नाम दर्ज करा सकता है। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें आपको स्पष्ट समझ लेनी है। भले ही वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है और वयस्कता की आयु इसमें 18 है, ये भी हमने बताया था कब से 18 है, लेकिन फिर भी सिर्फ 18 वर्ष हो जाने मात्र से ही आप मतदाता नहीं बन जाएंगे, क्योंकि इसमें यह भी शर्त है कि वह किसी अधिनियम के अंतर्गत यानी विधि के अंतर्गत अपराधी न हो या जो है भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। अगर इन सब ग्राउंड्स के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा किसी व्यक्ति को मतदाता होने से वंचित किया गया है कि ऐसे ऐसे लोग नहीं होंगे, तो फिर वो चाहे भले वयस्क हो, वह मतदाता नहीं बन सकता है। तो वयस्क मताधिकार की बात की गई है आर्टिकल 326 में। तो कैसे लिस्ट बनेगी? लिस्ट बनवाता है निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची बनाना एवं उसका नवीनीकरण करना, ये जो है कार्य किसका है? ये इसी निर्वाचन आयोग का कार्य है। बनाना मतलब नए सिरे से बनाना, और नवीनीकरण का मतलब है, देखिए हर वर्ष तमाम लोग की मृत्यु हो जाती है और हर वर्ष नए वोटर जो हैं 18 वर्ष के आ जाते हैं, तो इस तरह से नवीनीकरण भी ज़रूरी है। लिस्ट को हर एक चुनाव के पहले नवीनीकृत किया जाता है, मध्यावधि चुनाव के पहले भी नवीनीकृत किया जाता है। यानी जब जब इलेक्शन होगा, चाहे वो आम चुनाव हो और चाहे वो मध्यावधि हो, यानी बीच का इलेक्शन हो, कहीं पे सीट का फिर से इलेक्शन हो रहा हो, तब जो है अपडेटेड लिस्ट प्रयोग की जाती है। यानी उस डेट में पूरी कोशिश की जाती है कि बिल्कुल रिफाइंड लिस्ट होनी चाहिए, नवीनीकृत अपडेटेड लिस्ट होनी चाहिए कि जो मृत्यु हो गए उनको निकाल दिया गया, जो 18 वर्ष के हो गए नए लोग उनको जोड़ लिया जाता है। तो लिस्ट बनाना, उनका नवीनीकरण करना किसका काम है? ये निर्वाचन आयोग का काम है। और मतदाता पहचान पत्र भी, आपको एक वोटर ID कार्ड भी जारी किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, जो मतदाता बनते हैं। तो ये कार्य हो गया एक। और देखिए कौन से कार्य हैं। अगला कार्य क्या है निर्वाचन आयोग का? तो वो है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। दलों को मान्यता देना यानी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी यानी प्रादेशिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करना। देखिए दल बनाना यानी कि राजनीतिक दल क्या होता है? एक संगठन है, एक राजनीतिक संगठन है। संगठन बनाना हमारा मौलिक अधिकार है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि किस आर्टिकल के तहत हमें संगठन बनाने का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो आप राजनीतिक दल भी बना सकते हैं, वो भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन वो दल एक राष्ट्रीय दल होगा या क्षेत्रीय दल होगा,
यानी किस प्रकार का दल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा और इसके लिए शर्तें हैं जो उस दल को पूरा करना पड़ता है। तो राजनीतिक दल को मान्यता किस किस रूप में? देखिए, राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल या इसको कह सकते हैं राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देना, ये इसका कार्य है। कोई पार्टी है, अगर वो शर्तों को पूरा करती है तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय दल की श्रेणी में रख सकता है। जैसे बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में, एक हम अलग से चैप्टर करेंगे राजनीतिक दल, उसमें हम समझेंगे कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। और क्षेत्रीय दल यानी राज्य स्तरीय दल या प्रादेशिक दल बनने के लिए आपको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। अगर उन शर्तों को पूरी कर सकते हैं, जैसे इसमें कुछ वोटर के परसेंटेज लिए जाते हैं कि आपकी पार्टी आम चुनाव में कम से कम इतने % वोट पाए या कम से कम इतनी सीटें जीते, तो इस तरह की कई शर्तें हैं, बहुत शर्तें हैं उसमें, तो उनके विषय में हम पढ़ेंगे। राजनीतिक दल से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको जाननी है, तो उसके लिए अलग चैप्टर हम करेंगे, उसमें देखेंगे। तो ये जो मान्यता प्रदान करने का कार्य है वो निर्वाचन आयोग करता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दल ही चुनाव लड़ते हैं, या राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के अलावा भी कुछ दल होते हैं जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, शर्तें नहीं पूरी कर पाते, फिर भी वो दल होते हैं। और कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी दल के यानी निर्दलीय होते हैं। तो सभी को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करने का कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग करता है। और क्षेत्रीय दल आप रहोगे या राष्ट्रीय दल रहोगे, ये हर चुनाव के पहले आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है। यानी पिछले चुनाव में अगर आपका प्रदर्शन खराब रहा है और आप उस लेवल को नहीं पा पाए हैं, तो आपका ये जो रुतबा है क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल होने का वो जा भी सकता है, ये छीना भी जा सकता है। तो क्या फ़ायदा मिलता है? जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं, मान्यता प्राप्त दल, इनको जो है क्या फ़ायदा मिलता है? इनको एक आरक्षित यानी आप कह सकते हो स्थायी चुनाव चिन्ह मिलता है। जैसे आप देखते हो कि जो पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनका एक फिक्स चुनाव चिन्ह है। हर इलेक्शन में हर बार उनका वही फिक्स चुनाव निशान हर समय रहता है। लेकिन जो पार्टियां बहुत छोटी हैं, ना तो वो राज्य स्तरीय हैं ना तो राष्ट्रीय हैं, या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं होता है। हर बार नए जो है निशान के साथ उनको लड़ना होता है, हर बार उनका निशान बदल जाता है। तो अगर आपका मान्यता प्राप्त दल हो जाएगा, इस श्रेणी में आ जाएगा, तो आपको एक आरक्षित चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया जाएगा और परमानेंट आपका वो रहेगा। यानी कि आप राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं इसी में लिखेंगे चुनाव चिन्ह देना, ये हेडिंग हो गई। चुनाव चिन्ह भी अलॉट करते हैं, चुनाव चिन्ह मिलता है। और अन्य उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाता है, चुनाव चिन्ह, और ये होता है अनारक्षित। देना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। यानी चुनाव आयोग सभी को चुनाव चिन्ह देता है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त दल है उनका फिक्स होता है और बाकी सबका चुनाव चिन्ह जो है वो बदल जाता है हर इलेक्शन में। अब देखिए, अगर इस चुनाव चिन्ह को लेकर के विवाद हो जाए किसी का, या जो दल की मान्यता है उसको लेकर के कोई विवाद हो जाए, तो इस विवाद का निपटारा भी निर्वाचन आयोग ही करता है, आप न्यायालय नहीं जाएंगे। तो देखिए, मान्यता को लेकर के, मान्यता या चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद कौन हल करेगा? चुनाव आयोग ही हल करेगा, चुनाव आयोग निपटाता है। और ये इसका कैसा कार्य हो गया? ये इसका अर्ध न्यायिक काम हो गया, क्योंकि इसमें वो न्याय करने का काम करता है। तो इस तरह से एक फ़ायदा और मिलता है। देखिए, जो मान्यता प्राप्त दल हो जाते हैं
उनको सरकारी जो टीवी का चैनल है और रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी है उस पे इनको समय मिलता है कुछ अपनी बात कहने का, अपना एजेंडा रखने का। तो एक और भी फ़ायदा मिलता है मान्यता प्राप्त दल को। मान्यता प्राप्त दल को जो है वो आरक्षित चुनाव चिन्ह तो मिलता ही है, साथ ही साथ में इसको जो है सरकारी टीवी पर, सरकारी टीवी चैनल और रेडियो जो होता है पर प्रचार हेतु समय मिलता है, प्रचार हेतु समय दिया जाता है। ये भी जो है चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि किसको कितना समय दिया जाएगा। तो ये सब इसी में आता है मान्यता और चुनाव चिन्ह के अंतर्गत। अगला देखिए कार्य क्या होता है, एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो है आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता जो होती है वो चुनाव की डेट जब घोषित होती है तब से लागू होती है, जब तक कि चुनाव का पूरा कार्यक्रम हो नहीं जाता है तब तक जो है आचार संहिता लागू रहती है। तो आचार संहिता जो है वो निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कौन जारी करता है? इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। क्या है ये आदर्श आचार संहिता? क्या चीज़ होती है? आप बहुत सुनते हैं आचार संहिता लागू हो गई। जैसे ही चुनाव की डेट घोषित की जाती है उसी समय आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। आचार संहिता कोई एक्ट बना के नहीं लाया गया, कोई कानून बना के इसको नहीं लाया गया और ना तो संविधान में इसका वर्णन है। ये आपसी समझ से एक निकली हुई अवधारणा है और इसको कानूनी रूप देने के प्रयास चलेंगे आगे, इसको दिया जाना चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी क्योंकि एक निष्पक्ष और एक पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए बहुत सी चीज़ें, चुनाव सुधार जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए। आदर्श आचार संहिता होता क्या है, पहले आप इसको समझें। ये क्या चीज़ है? ये देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दलों के लिए, उम्मीदवारों के लिए, जो राजनीतिक दलों के हैं या ऐसे ही हैं उन सब के लिए, उम्मीदवारों एवं सरकार के लिए, यानी जो सत्तारूढ़ है सरकार, उसके लिए भी, सरकार के लिए ये क्या है? ये दिशा निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं। कैसे दिशा निर्देश हैं? जिनका पालन करना होगा, जिनका पालन चुनाव के दौरान होगा, चुनाव के दौरान करना होगा। अब देखिए, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, कानूनी आधार नहीं है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि चूँकि इसका कानूनी आधार नहीं है तो इसको बहुत सख्ती के साथ लागू करवाना, इसके लिए दंड वगैरह करना थोड़ा बहुत टेढ़ा काम है। तो इसको ज़रूर एक एक्ट बना के इसको कानूनी आधार दिया जाना चाहिए और चुनाव आयोग की इस संदर्भ में जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उसको कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। अभी जो भी है वो आपसी समझ और समझौते के तहत है। यानी कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये क्या है? ये जो है विभिन्न दलों की आपसी समझ का एक नतीजा है। ये क्या है? विभिन्न दलों एवं सरकार की आपसी समझ का परिणाम है।
यानी कि ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई एक्ट लाया गया है, ये संविधान में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए। ये विभिन्न दलों ने आपस में बैठ के, सरकार इत्यादि ने आपस में बैठ के सुलह समझौते से कुछ नियम बनाए हैं कि भाई ऐसा है, जब इलेक्शन होगा तो इसका पालन करो, इसका पालन करो। एक इसीलिए देखिए इसमें आदर्श शब्द लगा हुआ है। आदर्श का मतलब है ये मानक तय किए गए हैं कि इनका पालन करो। तो कभी कभी इसका कोई उल्लंघन भी कर देता है, तो हालांकि उल्लंघन करने पे कुछ दंड के प्रावधान भी हैं, लेकिन वो सीमित शक्तियां हैं, क्योंकि अभी इसका कोई बहुत ज़्यादा कानूनी आधार न होने की वजह से इसमें जो है उतनी शक्तियां, उतने शक्तिशाली ढंग से चुनाव आयोग इसका पालन नहीं करवा पाता है। तो विभिन्न दलों एवं सरकार की आपसी समझ या सहमति, आप शब्द लिखें बढ़िया रहेगा, सहमति का ये परिणाम है कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें आगे क्या किया जाना चाहिए, इसमें इसको कानूनी आधार दिया जाना चाहिए, चुनाव आयोग की शक्तियां बढ़ाई जानी चाहिए इस संदर्भ में। जैसे कि लोग आचार संहिता में क्या होता है, आचार संहिता में कुछ नियम होते हैं, जैसे कि डेट फाइनल हो गई तो उसके बाद में प्रलोभन देने वाली योजनाएं नहीं आप घोषित कर सकते हैं, आप नई रिक्तियां नहीं निकाल सकते हैं जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, जिस राज्य में। ऐसा नहीं कि चुनाव की घोषणा हो गई, आप कह रहे हो कि भाई हम इतनी जगह निकालें, नौकरियां निकाल रहे हैं, यानी आप वोटिंग को प्रभावित कर सकते हैं ऐसी घोषणाएं करके। अनुदान बंद कर दिए जाते हैं कि अब फिर ऐसा नहीं होगा, उस क्षेत्र में अनुदान बांटना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें इलेक्शन को प्रभावित कर सकती हैं, इसीलिए ये लागू किया जाता है। और ये किसके किसके ऊपर लागू होता है, राजनीतिक दलों पर लागू होता है, उम्मीदवारों पर भी लागू होता है और सरकार पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं सरकार उसमें भर्तियां निकालना शुरू कर दे तो क्या होगा, वो प्रभावित कर सकता है, लालच दे सकता है लोगों को। अनुदान उस राज्य को ज़्यादा देना शुरू कर दे कि भाई हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हम देखो इतना फंड दे रहे हैं, ऐसा सब रोक लग जाती है इस पर। उम्मीदवारों के ऊपर भी बहुत सारी रोक हैं, अतिशयोक्त भाषणबाजी करना, हिंसात्मक भाषण करना, धार्मिक जो है लोगों को भड़काने वाले भाषण इत्यादि देना, इन सब पे रोक होती है। लेकिन अब इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप देखते हो कि देश में मंच से खड़े होकर के नेता लोग बड़े बड़े वादे कर देते हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, जो पूर्ण करना बहुत कठिन है, जो कोई लॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता, ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग के पास में कुछ कानूनी शक्तियाँ दी जानी चाहिए कि भड़काऊ भाषण करना, अपमानजनक भाषण करना या अतिशयोक्ति वाले वादे करना जो पूरे नहीं किए जा सकते, जिनके लिए संसाधन ही नहीं है, ऐसे वादे करना, जनता को बरगलाना, एजेंडा में ऐसी ऐसी बातें लिख देना और बाद में सरकार बन जाने के बाद में उसको भूल जाना कि हमने क्या वादे किए थे, लिखित तौर से किए थे, मौखिक किए थे। तो इन सब पे कुछ कानून बनने चाहिए ताकि लोग वही बात कहें जो संभव हो, जो की जा सकती हो। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, निर्वाचन आयोग को ये शक्तियाँ मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आदर्श आचार संहिता कुछ भी नहीं है, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि उनके खुद के आपसी समझौते के तहत बनाए गए हैं और सभी को पालन करने के लिए कहा जाता है। इसका कोई कानूनी आधार अभी नहीं है। हालांकि कानून ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हवा में ही है, कानूनी आधार भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग के पास में पर्याप्त शक्तियां जरूर हैं कि वो आपको दंडित कर सकता है, निर्योग्यता निर्धारित कर सकता है इन सब आधारों पर। तो एक चीज़ आपने ये देखी। अब देखें चुनाव को निरस्त करना, चुनाव को निरस्त करना, ये भी निर्वाचन आयोग के पास में पावर है कि कहीं पर अगर बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, यानी लूट लिया जाता है, वो जहाँ पे पोलिंग हो रही है, वोटिंग पड़ रही है, बूथ कैप्चरिंग बोलते हैं उसको। आए तमाम लोग और बक्सा उक्सा ले गए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपने कब्जे में ले लिया, इस तरह का, या कोई उपद्रव हो गया, हिंसा हो गई, या फिर बहुत गंभीर अनियमितता फैल गई, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग क्या करेगा, निरस्त कर सकता है वहाँ के चुनाव को। किन आधारों पर, देखिए बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, अनियमितता आदि आधार पर
चुनाव आयोग क्या कर सकता है? चुनाव निरस्त कर सकता है, निरस्त कर सकता है और करता भी है। तो ये एक इसका पावर है। और मध्यावधि चुनाव करवाना, ये भी इसका कार्य है। कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे मध्यावधि चुनाव करवाना, ये इसका एक काम है। देखिए, चुनाव प्रचार हेतु, चुनाव प्रचार हेतु पार्टियों को, जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनको समय दिया जाता है। पार्टियों को टीवी रेडियो पर समय देना, रेडियो पर समय देना, ये भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। उम्मीदवारों के खर्च करने की ऊपरी सीमा तय करना, ये भी जो है, जो उम्मीदवार होते हैं वो कितना पैसा खर्च करेंगे, उम्मीदवारों के खर्च की लिमिट तय करना, ऊपरी सीमा तय करना, ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। तो ये सब काम है। अब हम कुछ जो है अर्धन्यायिक कार्य देखेंगे, वो क्या होते हैं। एक और लिख लीजिए, स्टाफ की नियुक्ति भी करता है, यानी कि चुनाव संबंध में अधिकारियों को नियुक्त करना, चुनाव संबंध में अधिकारियों को नियुक्त करना, अधिकारियों की नियुक्ति भी जो है निर्वाचन आयोग करता है। और स्टाफ की मांग कर सकता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल से स्टाफ की मांग कर सकता है। और आप देखते हो कि चुनाव आयोग अपना इतना बड़ा चुनाव का कार्यक्रम कराने के लिए अन्य विभागों से स्टाफ को लेता है, जैसे कि टीचर्स को चुनाव ड्यूटी में, बैंक के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में इत्यादि में लगा दिया जाता है। अन्य तमाम हर एक विभाग से चुनाव आयोग स्टाफ को उठाता है। तो चुनाव संबंध में अधिकारियों की नियुक्ति करना, स्टाफ को लगाना, ये सब काम चुनाव आयोग करता है। चुनाव में ड्यूटी लगाई जा सकती है अगर आप सेवा में हैं सरकार की। तो ये हैं। अब देखिए कुछ अर्धन्यायिक कार्य इसके देखिए और सलाहकारी कार्य। अर्धन्यायिक भी बीच बीच में हमने आपको बताए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य हैं, उनको भी आपको जानना है, 2-3 हैं बस। देखिए वो कौन कौन से काम हैं, आप इनको सलाहकारी और अर्धन्यायिक श्रेणी में रख सकते हैं। पहला कार्य ये है कि संसद सदस्यों की निर्हरता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी कि जो एमपी हैं वो किस आधार पर अयोग्य ठहराए जाएंगे, उसकी सलाह राष्ट्रपति किसके द्वारा लेते हैं? निर्वाचन आयोग से ही प्राप्त करते हैं। और इसी तरह विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता यानी अयोग्यता, निर्हरता के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, ये भी इसका काम है। राज्यपाल को सलाह देना। तो एमपी और एमएलए के इलेक्शन में सदस्यों की जो निर्योग्यता होगी उस संदर्भ में क्या प्रावधान होंगे, इस पर राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकते हैं और यहाँ राज्य में राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं एमएलए के संदर्भ में। तो ये 2 कार्य हो गए। अगला कार्य ये है कि अगर किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, देखिए राष्ट्रपति शासन, आपको कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत किन ग्राउंड्स पे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्र में आपको पता है 1 वर्ष करके लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्र में 1 वर्ष बाद चुनाव संभव है या नहीं, संभव है या नहीं, यानी कि 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा, उसके बाद में चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी जाती है कि आप बताइए कि क्या अब
यहाँ पर चुनाव कराए जाने की संभावना है, उचित दिशाएं हैं या नहीं हैं। तो ये रिपोर्ट कौन बताता है? राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्र में 1 वर्ष बाद चुनाव संभव है या नहीं, यह सलाह चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग देता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, चूँकि इनके पास अर्धन्यायिक शक्तियाँ हैं, तो ये किसी भी संबंधित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकते हैं कि आप आइए और अमुक कार्य है, उसलिए आप कोई इनकार नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। दूसरा, किसी भी सरकारी विभाग से कोई रिलेटेड फाइल जो है, चुनाव से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो ये मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से इनके ये जो है कार्य निर्वाचन आयोग के ये अर्धन्यायिक और सलाहकारी कार्य हैं। इस एक और है जो चुनाव निरस्त करना और चुनाव चिन्ह और मान्यता से संबंधित विवादों का निपटारा भी चुनाव आयोग करते हैं। हमने पहले भी आपको बताया और आप एक जगह भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह से आ सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की अर्धन्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये जो है 4-6 आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने 3 महत्वपूर्ण आपको लिखवाई, 2 हमने बोल के आपको बताई हैं। उसमें एक है कि किसी भी व्यक्ति को इस संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी कर सकते हैं, यानी उसको आना पड़ेगा। और किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। और चुनाव चिन्ह के आवंटन से रिलेटेड और राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी को मान्यता देने से संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो वह विवाद का निपटारा भी ये करते हैं। तो ये है निर्वाचन आयोग के अर्धन्यायिक कार्य। साथ ही साथ में बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और अनियमितता के आधार पर चुनाव निरस्त भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने चुनाव आयोग के कार्यों के संदर्भ में इस क्लास में हमने बात की। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।